नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंसुलिन हार्मोन और मधुमेह रोग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इंसुलिन हार्मोन और मधुमेह रोग से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए इंसुलिन हार्मोन। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले आप क्या हेडिंग लगाओगे? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन हिंदी में भी सेम नाम है, इंसुलिन हार्मोन। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से स्रावित होता है। तो थोड़ी बहुत जानकारी हम पेंक्रियाज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय। गाइज, आप सभी को पता है पेंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, अर्थात एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन इन तीनों का निर्माण करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन का निर्माण करे। बहिःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम का निर्माण करे। और भैया, मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। तो पेंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है भैया। क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है, अर्थात एक मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस, एंजाइम और किसका निर्माण करती है? हार्मोन का निर्माण करती है। ऐसी ग्रंथि जो जूस का भी निर्माण करे, एंजाइम का भी निर्माण करे और हार्मोन का भी निर्माण करे, वो मिश्रित ग्रंथि होती है। तो पेंक्रियाज अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अब भैया, इस पेंक्रियाज में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। आपके इस अग्नाशय में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि एल्फा सेल, बीटा सेल। एल्फा सेल के बाद में आता है भैया बीटा सेल, डेल्टा सेल और भैया एप सेल। अब ये जो कोशिकाएं होती है इन्हें कहा जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है भैया लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं। अब भैया, यहां से आपकी एग्जाम के क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं उनका संबंध किस अंग से है? तो भैया राइट आंसर करके आओगे पेंक्रियाज से। इतनी बात क्लियर है। इन कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। इनमें से अल्फा, बीटा और जो डेल्टा सेल होती है ये भैया हार्मोन का निर्माण करती है। ये हार्मोन का निर्माण करती है। और जो एप सेल होती है ये भैया जूस का और भैया एंजाइम का निर्माण करती है। जूस का और एंजाइम का निर्माण करती है। मैंने आपसे कहा है कि पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन इन तीनों का निर्माण करती है। आप देख सकते हो इस अग्नाशय में पाए जाने वाली जो ऊपर की तीन कोशिका है, एल्फा, बीटा और डेल्टा सेल, ये हार्मोन का निर्माण करती है। और जो एप सेल होती है ये भैया जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। तो थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको एप सेल के बारे में दे देता हूँ। वैसे हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ना है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ोगे तो भैया आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं रह जाएंगे। ये जो एप सेल होता है ये भैया पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है। किसका? पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है। इस पैंक्रियाटिक जूस को हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय रस। और इस अग्नाशय रस में एंजाइम उपस्थित होते हैं। कितने एंजाइम उपस्थित होते हैं? तो 3 एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब वो 3 एंजाइम कौन कौन से हैं? तो पहला है भैया एमाइलेज एंजाइम, दूसरा है भैया ट्रिप्सिन एंजाइम और तीसरा है भैया लाइपेज एंजाइम। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं? तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। गाइज, इस अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम में, और ये पूछा गया भी क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सा पूर्ण पाचक रस है? ऑप्शन हो सकता है पित्तरस, जठरस और ये अग्नाशय रस और कोई एक आतीय रस। ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको राइट आंसर करके आना है भैया पूर्ण पाचक रस। कौन सा है? अग्नाशय रस है। तो आंसर क्या करके आओगे? अग्नाशय रस। ये एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और जो लाइपेज जो होता है ये वसा के पाचन में सहायक होता है। आप सभी को पता है जब हम खाना खाते हैं तो हमें ये 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स ही प्राप्त होते हैं जिनका हमारे शरीर में पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का पाचन ये एंजाइम कर रहे हैं जो अग्नाशय रस में उपस्थित है। इसलिए इस अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमारे शरीर में इन 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का ही पाचन होता है और इन्हीं तीनों का ही पाचन करने में ये पैंक्रियाटिक जूस सहायक होता है। इसलिए इस पैंक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। आशा करता हूं अब तक के ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 5-6 मिनट की क्लास हो चुकी है, अभी भी आपने इंसुलिन हार्मोन के बारे में नहीं बताया है। बेटा इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन के बारे में। तो मैं इन्हें मिटा दूं क्या? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। आइए अब समझते हैं किसके बारे में? अब समझते हैं भैया इंसुलिन हार्मोन के बारे में। देखिए मैंने आपसे कहा है कि ये पेंक्रियाज में कुछ कोशिकाएं होती है जिनमें से ये जो बीटा कोशिका होती है ये बीटा कोशिका इस इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। इस इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय की किस कोशिका से होता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए भैया बीटा कोशिका से होता है। याद रखना अग्नाशय में सबसे ज्यादा जो कोशिका बनती है वो बेटा बीटा कोशिका ही बनती है। कौन सी कोशिका बनती है? वो बीटा कोशिका ही बनती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आपसे इंसुलिन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? तो इंसुलिन हार्मोन की खोज की है भैया बेंटिंग है बेस्ट ने। 2 वैज्ञानिक थे, एक तो का नाम है बेंटिंग और दूसरे का नाम है बेस्ट। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? बेंटिंग है बेस्ट ने की। ये मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में कौन सा खनिज तत्व सहायक होता है? कौन सा खनिज सहायक होता है? बताइए आंसर क्या होगा? तो भैया जिंक सहायक होता है। कौन सा खनिज सहायक होता है? तो जिंक सहायक होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस इंसुलिन हार्मोन की खोज के उपलक्ष्य में इन दोनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि इंसुलिन हार्मोन करता क्या है? भाई इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन का कार्य है भैया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपके रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। अब ध्यान से समझ लेना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा कि इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है भैया। अब कैसे नियंत्रित करता है? तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं बेटा, आपके भोजन का जो अंतिम रूप होता है, आपके भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो होता है ये भैया ब्लड की सहायता से हमारे कोशिकाओं के पास पहुंचता है। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। भोजन का मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भोजन का जो अंतिम रूप होता है, जो अंतिम रूप होता है वो होता है भैया ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार की शर्करा है। इस बात को तो आप जानते हो। तो भोजन का अंतिम रूप क्या है? ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज जो होता है ये ब्लड की सहायता से आपके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के पास जाता है।
क्यों जाता है? ताकि इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाए। अब भैया ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। इस ग्लूकोज को आपकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है और इस एटीपी की फुल फॉर्म भी आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आपके शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। मैंने आपसे क्या कहा कि भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार की शर्करा है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। शर्करा कौन सी है? भैया ग्लूकोज है। अब आपके ब्लड में जो शर्करा पाई जाती है उसे ब्लड शुगर कहा जाता है, और ब्लड शुगर क्या है? ग्लूकोज है। यही ग्लूकोज है बेटा ब्लड शुगर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड शुगर कौन सी है, तो ग्लूकोज है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो भैया ये रहा आपका ब्लड, और इस ब्लड में क्या है? इस ब्लड में है भैया ग्लूकोज। इस ब्लड में क्या है? इस ब्लड में ग्लूकोज है, यानी कि यही आपकी शर्करा है भाई, यही आपकी शर्करा है। तो आपके ब्लड में ये जो शर्करा है, ये जो ग्लूकोज है, इसकी मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ये इंसुलिन हार्मोन करता है। कैसे करता है? अब वो देखिए, कभी कभी क्या होता है, ये जो ब्लड है, इस ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। अब ये कब होती है? तो जैसे कि मान लीजिए आपने खाना खाया, अब आपके शरीर को कम ऊर्जा की आवश्यकता है। भाई जितनी हमारे शरीर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतनी ही तो हमारी कोशिका ऊर्जा का निर्माण करेगी। लेकिन आपने खाना ज्यादा खा लिया तो आपको ग्लूकोज ज्यादा प्राप्त हो गया, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो मान लीजिए आपके ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई, आपके ब्लड में इस शर्करा की मात्रा जो है वो अधिक हो गई, तो भैया ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड में जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज है, जो अधिक मात्रा में शर्करा है, इसे भैया किस में कन्वर्ट कर देता है? इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ये भोजन का अंतिम रूप जो होता है, जो ग्लूकोज है, जो शर्करा है, इस जब ये ब्लड में अधिक मात्रा में हो जाता है तो अधिक मात्रा में जो ग्लूकोज है, जो शर्करा है, उसे ये इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। अब मैं इसे मिटा दूं, किस में परिवर्तित कर देता है? तो भैया ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। अब ये ग्लाइकोजन क्या है? तो भैया भोजन है। भाई भोजन है, लेकिन ये कौन सा भोजन है? ये एक्स्ट्रा भोजन है, स्टोर किया गया भोजन है। तो इसे कहा जाता है भैया जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ। जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ। और ये कहां जाकर के स्टोर होता है? ये जाकर के स्टोर होता है भैया आपके लीवर में। और लीवर में कहां पर? एडिपोज टिश्यू में। भाई लीवर में एडिपोज टिश्यू, लीवर में स्टोर होता है। और एडिपोज टिश्यू भी पाए जाते हैं भैया आपके लीवर में। इन्हें हिंदी में कहा जाता है वसीय ऊतक। तो इनमें जाकर के भी भैया आपका ये जो ग्लाइकोजन है ये जाकर के स्टोर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये जो ग्लाइकोजन होता है ये कहाँ जाकर के स्टोर होता है, तो भैया लीवर में जाकर के स्टोर होता है। और इस एडिपोज टिश्यू जो वसीय ऊतक होते हैं उनमें जाकर भी स्टोर होता है। याद रखना, लीवर जो होता है, इस लीवर को हमारे शरीर का स्टोर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोर हाउस कहा जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अब दोबारा से समझिए मैंने आपसे क्या कहा। मैंने आपसे कहा कि भोजन का जो अंतिम रूप होता है, जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को ही हम शर्करा कहते हैं। और भोजन का जो अंतिम रूप होता है, ये जो ग्लूकोज होता है, इसे हम क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। और इसे ही ब्लड शुगर कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्लड शुगर क्या है, तो भैया ये ग्लूकोज ही होता है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है और इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ये ग्लाइकोजन भी तो हमारा भोजन है, लेकिन ऐसा भोजन है जो एक्स्ट्रा है बेटा।
इसे हम जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कहते हैं। और ये जो ग्लाइकोजन होता है ये आपके लीवर के पास जाकर के स्टोर हो जाता है। एडिपोज टिश्यू जो वसीय ऊतक होते हैं उनके पास जाकर के स्टोर हो जाता है। यानी कि जब हमारे ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा कम हो तो वापस हम इस लीवर से और इस एडिपोज टिश्यू से हमारा जो भोजन स्टोर है उसे हम वापस ग्लूकोज में परिवर्तित कर सके, यानी कि वापस इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर सके। तो एक हार्मोन होता है, जब हमारे ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कब होती है? जब हम फास्ट करते हैं, जिस दिन हम खाना नहीं खाते हैं, तो उस दिन भी तो हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी कहां से आएगी? लीवर के पास आपका जो भोजन पड़ा है ग्लाइकोजन के रूप में, इस ग्लाइकोजन को भैया वापस ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। फिर इस ग्लूकोज को ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है। कोशिकाओं में इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और इस ऊर्जा को हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन ग्रहण करते हैं, जिससे वो कार्य करेंगे और भैया हमारा शरीर भी कार्य करेगा, है कि नहीं है? तो इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो भैया ग्लूकागोन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है? ग्लूकागोन हार्मोन करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य क्या है, तो इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, इसलिए इस इंसुलिन हार्मोन को और इस ग्लूकागोन हार्मोन को काउंटर एक्ट हार्मोन भी कहा जाता है, एक दूसरे का विरोधाभासी हार्मोन भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये निकलता है भैया एल्फा सेल से, इस अग्नाशय की एल्फा सेल से निकलता है। तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य क्या है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंसुलिन हार्मोन किसको परिवर्तित करता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बेंटिंग व बेस्ट ने की थी। इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में कौन सा खनिज सहायक होता है? तो जिंक खनिज सहायक होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है, जो भैया भोजन कौन सा है जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जो कहने का मतलब हमने स्टोर रूम में रख रखा है, और हमारे शरीर का स्टोर रूम कौन है? लीवर है। इस लीवर में हमारा जो एक्स्ट्रा भोजन है वो पड़ा हुआ है ग्लाइकोजन। से जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ भी कहा जाता है भैया इस ग्लाइकोजन को। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो ये ग्लाइकोजन है। अब इंसुलिन हार्मोन के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में जो डायबिटीज क्या होता है, मधुमेह रोग क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, मैं इसे मिटा देता हूं। अब समझ लीजिए भैया कि डायबिटीज मेलिटस अर्थात मधुमेह रोग होता क्या है। तो जब आपके ये जो इंसुलिन है, ये जो आपका इंसुलिन है, इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई भाई, जब आपके शरीर में इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई भाई, इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, तो मैं नीचे की तरफ सिंबल लगा रहा हूं, इसका मतलब तीर का निशान लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि भैया इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई। तो अब ये बताइए, अगर आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो फिर क्या होगा? अरे भैया, ब्लड में जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज है, क्या ये ग्लूकोज इस ग्लाइकोजन में परिवर्तित होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि इस इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। अगर इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो ब्लड में उपस्थित जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज है, जो शर्करा है, क्या ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित होगी? क्या नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? तो भैया आपके ब्लड में ये जो ग्लूकोज है, और इस ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? इस ग्लूकोज को शर्करा कहा जाता है, इस ग्लूकोज को शुगर कहा जाता है भैया। तो इस शुगर की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो आपके ब्लड में इस शुगर की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो भैया इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई तो ब्लड में शर्करा की मात्रा अधिक हो गई। इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई तो आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा अधिक हो गई, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई, शुगर की मात्रा अधिक हो गई। इस बीमारी को कहा जाता है भैया हाइपरग्लाइसीमिया। इस बीमारी को कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया।
ग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? अरे भैया डायबिटीज मेलिटस का ही दूसरा नाम है। जो डायबिटीज मेलिटस है, जो डायबिटीज मेलिटस है, इस डायबिटीज मेलिटस का ही दूसरा नाम होता है। और ये डायबिटीज मेलिटस क्या है? तो इसे ही भैया मधुमेह रोग कहा जाता है। इसे ही मधुमेह रोग कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मधुमेह रोग क्या है, तो आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। जब आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे कहा जाता है मधुमेह रोग, डायबिटीज मेलिटस। और भैया इसका ही दूसरा नाम होता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया इसका ही दूसरा नाम होता है। ऐसा कब होता है? तो इस इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी कब होगी? जब या तो पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम होगी या फिर बीटा सेल में कोई प्रॉब्लम होगी, तब जाकर तो भैया ये इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा। और इंसुलिन हार्मोन नहीं बना, इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई, तो आपके ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी, शर्करा की मात्रा अधिक हो जाएगी, शुगर की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिसे ही हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। और इस हाइपरग्लाइसीमिया का ही दूसरा नाम होता है डायबिटीज मेलिटस, और इसे कहा जाता है भैया मधुमेह रोग। क्या कहा जाता है? मधुमेह रोग कहा जाता है। अब इस मधुमेह रोग के मैं आपको लक्षण बता देता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या इतनी कहानी समझ में आई आपको? बताइए भैया, क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, मैं मिटा देता हूं, मिटा दूं, इधर मिटा देता हूं, यहीं पर ही बता देता हूं भैया। अब इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण क्या है भैया, वो समझ लीजिए। यहां पर लीवर था ना। अब मधुमेह रोग के लक्षण क्या है वो समझ लीजिए। तो आपके शरीर में कमजोरी रहेगी। पहला लक्षण ये है, पहला सिम्टम्स ये है कि शरीर में कमजोरी रहती है भैया। अरे भैया, अगर आपको डायबिटीज है तो आपके शरीर में क्या रहेगी? कमजोरी रहेगी। शरीर में क्या रहेगी? शरीर में कमजोरी रहेगी। दूसरा लक्षण क्या है भैया? बेड से उठते टाइम आपकी आंखों के आगे अंधेरा रहेगा। जब आप बेड से उठते हो तो बेड से उठते समय आपकी आंखों के आगे अंधेरा आएगा। तीसरा, आपका जो यूरिन है, आपका जो मूत्र है, उस मूत्र के साथ में भैया ग्लूकोज की मात्रा आएगी। ग्लूकोज आएगा। और इस रोग में जो रोगी होता है वो अंधा भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सिम्टम्स देखे जाते हैं भैया, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं इस मधुमेह रोग में, इस डायबिटीज मेलिटस में। शरीर में कमजोरी रहती है। बेड से उठते समय भैया आपकी आंखों के आगे अंधेरा आता है। और आपके यूरिन में, आपके मूत्र में जब आप यूरिन करते हो, जब आप पेशाब करते हो, तो भैया क्या होता है? ये ग्लूकोज आता है आपके यूरिन के साथ में, आपके मूत्र के साथ में। और इस रोग में व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। अब भैया इस ब्लड में शुगर का लेवल कितना होना चाहिए? इस शर्करा का लेवल कितना होना चाहिए? तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी दो कंडीशन होती है। अगर इंसान भूखा पेट है तो भूखे पेट में तो भैया 70 से 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड, इतना होना चाहिए भैया भूखे पेट में। तो भूखे पेट यानी कि जब आपने खाना नहीं खाया है, खाने से पहले, तो भैया आपका शुगर लेवल इतना होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? 70 से 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड। भैया 1 लीटर में कितना डेसीलीटर होता है? अरे यार, कहने का मतलब 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? तो 1 लीटर में मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर। कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर में। तो भैया 1000 मिलीलीटर, यहाँ पर डेसीलीटर के बारे में बात करा है तो डेसीलीटर होता है उसका 10वां भाग, यानी कि 1000 मिलीलीटर का 10वां भाग कितना हो जाएगा? 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर में 70 से 80 मिलीग्राम होना चाहिए भैया। कितना होना चाहिए? 70 से 80 मिलीग्राम होना चाहिए आपका शुगर लेवल। कितना होना चाहिए? शुगर लेवल 70 से 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड। यानी कि 1 लीटर का जो 10वां भाग होता है
उसमें 70 से 80 मिलीग्राम होना चाहिए भैया आपका शुगर लेवल भूखे पेट में। तो और खाने के बाद में तो ये 180 मिलीग्राम पहुंच जाता है। तो 180 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड, प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि 1 लीटर का जो 10वां भाग होता है, यानी कि प्रत्येक डेसीलीटर में, यानी कि प्रत्येक लीटर के 10वें भाग में 180 मिलीग्राम, ये खाने के बाद में आपका शुगर लेवल होना चाहिए। ये खाने के बाद और ये खाने से पहले। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाने से पहले हमारा शुगर लेवल कितना होना चाहिए और खाने के बाद हमारा शुगर लेवल कितना होना चाहिए। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिया है। आशा करता हूं अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इंसुलिन हार्मोन से और मधुमेह रोग से। मधुमेह रोग का मुख्य रीजन क्या है? इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन को कैसे ठीक किया जाता है? तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से बताएगा। भैया मेरा काम है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व कराना। अब भैया इंसुलिन हार्मोन से और मधुमेह रोग से कोई सा भी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से ही उसका आंसर होगा, ये फिक्स है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भैया चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू करवा रखे हैं, नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। मैंने रेलवे वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच भी स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसका टाइम रहता है भैया शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। उसमें मैंने ह्यूमन डिसीज मानव रोग वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए हैं, विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम होगा एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर। उसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तो शाम 7 बजे वीडियो देखना मत भूलना। उसके अलावा हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000, 4000 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाला है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी और आपको आपके एग्जाम में जरूर फायदा देखने को मिलेगा। इसलिए हर रोज सुबह 6 बजे जो कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट आती है उसका आंसर जरूर दीजिए। उसका आंसर देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही मैं कम्युनिटी पोस्ट अपलोड करूंगा वैसे ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, या फिर आप चैनल पर खोल करके कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के भी आंसर दे सकते हो। तो आशा करता हूं ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।